नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे नागपुर हिंसा के दंगाइयों से वसूली का फडणवीस का क्या है प्लान, और हिंसा में हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी की क्या है भूमिका, क्यों राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तार, कांग्रेस को नागपुर दौरे की क्यों नहीं मिली इजाजत, और हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस में क्या कहा, राज ठाकरे की रैली से किसे लग रहा है डर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। एक्शन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बनाया वसूली का प्लान, कहा दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए जब्त होगी संपत्ति। नागपुर हिंसा मामले में हामिद इंजीनियर गिरफ्तार, पुलिस के हाथ लगे कई चौंकाने वाले सबूत। नागपुर का दौरा करने की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के कांग्रेस के नेता, बोले पुलिस आखिर क्या छिपा रही है। दिशा सालियान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, 2 अप्रैल की तारीख तय, आदित्य ठाकरे पर लगे हैं गंभीर आरोप। एमएनएस के गुड़ी पड़वा सम्मेलन का रास्ता साफ, शिवाजी पार्क में 30 मार्च को होगी जनसभा। खबरों में सबसे पहले बात सीएम फडणवीस के एक्शन की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा पर सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि नागपुर हिंसा को लेकर झूठा प्रचार किया गया, कुरान की आयत जलाई गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई, यानी कि ये भी झूठ था। सीएम ने आगे कहा, हिंसा में शामिल लोगों को जब तक हम सबक नहीं सिखा देते तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। खासकर पुलिस कर्मियों पर जिन लोगों ने हमला किया है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। दंगाइयों से हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा है कि जहां चलाने की जरूरत होगी वहां बुलडोजर भी चलाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दंगा होने के बाद पहली बार वहां पहुंचे थे। उन्होंने जो नागपुर में दंगे के मसले पर सीनियर स्तर के अधिकारियों से उसकी पूरी जानकारी हासिल की और इसी को लेकर आगे का रोड मैप तैयार किया। हिंसा में बड़े पैमाने पर पुलिस के जवान घायल हुए थे, पुलिस पर हमले के एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे ये देवेंद्र फडणवीस पहले भी विधानसभा में ऐलान कर चुके हैं कि दंगाइयों को कब्र से खोद कर भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि सिटी सीएम का गृह नगर भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना वाले दिन औरंगजेब की कब्र की प्रतिकृति को सुबह जला दिया गया था, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस पर कुरान की आयत लिखी होने की अफवाह फैलाने के बाद लोग इकट्ठा हुए और भीड़ ने पथराव किया। आगजनी की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि नागपुर दंगे के दौरान पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई की। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हजारों की तादाद में भीड़ कहां से आई, इसका भी पता लगाया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जो लोग दंगे में शामिल थे या दंगाइयों की जिन्होंने मदद की है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। अब तक 100 सोशल मीडिया पोस्ट की भी पहचान की गई है और उन्हें हटा दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना है कि इस बार नागपुर में जिन जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अब बारी उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की है, क्योंकि जो नुकसान किया है उस नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में पुलिस ने देर रात हामिद इंजीनियर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हामिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। डीसीपी नागपुर लोहित मतानी ने इसकी जानकारी दी और इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में नागपुर में हुई हिंसा के सिलसिले में शुक्रवार को भी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 105 से ज्यादा हो गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में 10 युवा भी शामिल हैं। घटना के सिलसिले में 3 और एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस बीच नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार 17 लोगों को 22 मार्च यानी शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध गंभीर हैं और इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ भी जरूरी है। मुख्य आरोपी फहीम खान ने भी जमानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई है, क्योंकि उसने वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन बाद यानी 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
शुक्रवार को उसकी रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उसके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उसे फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कहा है कि वो बाद में उसकी हिरासत की मांग करेगी। वहीं नागपुर हिंसा में इरफान अंसारी की मौत हो चुकी है। हिंसा के दौरान इरफान जख्मी हो गया था। हिंसा में ये पहली मौत है। वहीं फडणवीस के एक्शन से कट्टरपंथियों में खौफ देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़की हिंसा को लेकर सूबे की सियासत काफी गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई थी, पुलिस ने उस जगह पर कांग्रेस नेताओं को जाने की इजाजत नहीं दी थी। वहां का दौरा करने से पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। विधायक ने सवाल किया कि आखिर पुलिस को किस बात का डर है जो वहां जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा, कांग्रेस को दौरे से मना करने के पीछे आखिर क्या वजह है? पुलिस क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? नेता ने कहा कि हिंसा वाली जगह पर जाने से मना करना ये गलत है। हम दंगा भड़काने के लिए नहीं बल्कि शांति की अपील के लिए जाना चाहते हैं। पुलिस का इस तरह से वहां जाने से रोकना उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबर, कब्र, औरंगजेब, इन सब से जब कुछ नहीं हुआ तो सरकार दिशा साल्यान के मामले को सामने ले आई। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर में जो कुछ भी हुआ है वो प्रदेश सरकार और पुलिस दोनों की नाकामयाबी को दिखाता है। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कब्र उखाड़ने से देश में महंगाई कम नहीं होगी, डॉलर कम नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोगों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के झूठे मुद्दे उठा रही है। और इस बीच नागपुर हिंसा में जख्मी हुए इरफान अंसारी की जो जान चली गई उसका भी यहाँ पर जिक्र कांग्रेस विधायक ने किया। इरफान 17 तारीख को हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका नागपुर के मेयो अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी हालत काफी गंभीर थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया और हिंसा में ये पहली मौत है। वहीं हिंसा के बाद 7 दिन बाद भी नागपुर शहर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सोमवार रात भर के दंगों के बाद नागपुर शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिनमें से 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू गुरुवार को नागपुर पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश के जरिए हटा दिया था। हालांकि बचे हुए 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू अभी भी जारी है और ये बरकरार है। साथ ही साथ पुलिस ने वहां पर चौकसी भी बढ़ा रखी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। इधर आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा साल्यान के मामले में उनके पिता की रिट याचिका को लिस्टेड कर दिया है और 2 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। रिट याचिका दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान ने दायर की है, जो अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग कर रहे हैं। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने उन आलोचकों पर पलटवार किया जिन्होंने उन्हें दिशा साल्यान की मौत के मामले से उनका नाम जोड़ा था। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि मामला पहले से ही अदालत में है, तो इस मामले में वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पिछले 5 सालों में कई लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। अगर मामला कोर्ट में है तो हम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे। इस बीच सतीश साल्यान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उस वक्त एनसीबी निदेशक समीर वानखेड़े को भी रिट याचिका की एक कॉपी सौंपी है। समीर वानखेड़े के वकील फैजान मर्चेंट ने कहा है कि उनके मुवक्किल हाई कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने जा रहे हैं, जिसमें उनके मुवक्किल से जुड़े सभी बिंदुओं का जवाब होगा। कानूनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में समीर वानखेड़े से मामले की आधिकारिक जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सभी सबूत जो हैं वो पेश करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिशा साल्यान दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत के मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट में उनको फांसी के फंदे से वो लटके पाए गए थे और इसके कुछ दिन बाद ही 8 जून 2020 को दिशा साल्यान की जो लाश थी वो भी मिली थी। दिशा साल्यान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें अदालत ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच को सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने की मांग की है। आपको बता दें कि 2023 में मुंबई पुलिस ने दिशा साल्यान की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। मुंबई पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था और 34 साल के सुशांत जो 14 जून 2020 को अपने बांद्रा के फ्लैट पर मृत पाए गए थे और इससे भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन दिशा साल्यान की मौत का मामला जिस तरह से सामने आया है उसके बाद एक बार फिर सुशांत सिंह मामले को भी हवा दी जा रही है और ये मामला भी फिर से विवाद पैदा कर रहा है।
दिशा सालियान को लेकर आदित्य ठाकरे की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं और उद्धव ठाकरे उनके बचाव में लगातार हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात राज ठाकरे की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के चीफ राज ठाकरे का गुड़ी पड़वा सम्मेलन 30 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा। मुंबई नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने इस मामले को मंजूरी दी है। राज्य भर से मनसे कार्यकर्ता इस जनसभा में शामिल होंगे। ठाकरे इस सम्मेलन में पार्टी संगठन और महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी बात रख सकते हैं। इस विशाल जनसभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की इस सभा में भारी भीड़ जुटेगी, इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। हर साल यहां गुड़ी पड़वा के मौके पर जनसभा का आयोजन किया जाता है। नागपुर हिंसा और महाराष्ट्र एमएलसी चुनावों पर भी राज ठाकरे अपनी बात रख सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आयोजित किया जाने वाला या फिर नहीं, इसको हरी झंडी मिलेगी या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ था। हालांकि आखिरी वक्त में प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी। अब इसको लेकर बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं। मनसे हर साल मराठी नववर्ष के मौके पर पड़वा मेला आयोजित करती है और ये मेला मनसे कार्यकर्ताओं का मुख्य आकर्षण होता है और इसे आने वाले नगर निगम चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।